Hello students, today we will study about the pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables, ये आपका चैप्टर 3 है क्लास 10th का. इससे पहले आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं, आपने क्लास 7 से स्टार्ट किया था पढ़ना. आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो आप क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपसे कहूँ तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. अब क्यों बताइए लीनियर किस लिए है? लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, इसकी जो हमारी इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है. जो इसकी हाईएस्ट पावर है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो 1 है. इसलिए ये क्या है? लीनियर है. जैसे कि मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक चैप्टर भी मैंने पूरा पढ़ाया है. अगर डिग्री 2 होती है हमारी तो क्या होती थी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. ये बताया गया आपको. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि वन वेरिएबल क्या है? केवल इसमें एक है. और अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल पूछूं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इनके कुछ एग्जांपल्स की बात अगर हम करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं हमारे x और y, इनकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. ओके. और वेरिएबल कितने हैं इसमें? 2 है. तो इसलिए लीनियर इक्वेशन क्या है? इन टू वेरिएबल है. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. इट इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन की है जो कि किस में हो? टू वेरिएबल्स में हो. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और यहाँ पर 100 क्या नहीं होना चाहिए? a और b 0 नहीं होने चाहिए. वेयर a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जो a और b जो है इसमें 0 नहीं होने चाहिए. मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, a इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके. और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर a 0 हो जाता है आपका, तो a 0 होते ही क्या होगा कि ये आ जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तब वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी, टू वेरिएबल नहीं होगी. एक पेयर ये आपका हो गया. इसको मैं a1 b1 और c1 ले देता हूँ. और एक पेयर की बात करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा a1 b1 और a2 एंड b2 आर नॉट इक्वल्स टू 0. तब है हमारे क्या है? ये भी क्या है? दिस इज एन इक्वेशन, linear equation in two variable. this is also a linear equation in two variable. और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब मैं सिंपल एक क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है, मान लीजिए बोला जाता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ़. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क में जैसे आते हैं. इफ़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन, इज ए लीनियर इक्वेशन in two variables, then first option a is not equal to 0, b is not equal to 0. Second,
a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, थर्ड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्थ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने 4 ऑप्शंस इसमें बताइए। तो अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं? सिंपल सी बात तो यही है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका a 0 हो गया या b 0 हो गया तब ये 2 वेरिएबल्स में नहीं होगी। अगर सिंपल a ही 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या b 0 हो गया तब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों ही 0 हो गए तो एक कांस्टेंट 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा या 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो a और b 0 नहीं होने चाहिए, यानी x का भी x वाला भी टर्म हमारे पास होना चाहिए और y वाला भी, तभी हम बोलेंगे कि ये 2 वेरिएबल में है। अगर x वाला टर्म नहीं है, केवल y वाला टर्म है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और y वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म है, तब भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ओके, तो a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए। एक तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन की बात करो, देखो ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन है आपकी। क्यों? अगर a आपका चाहे नेगेटिव हो या b नेगेटिव हो, नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है आपका, देखो a 0 तो है नहीं, b 0 भी नहीं है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। इसके अलावा अगर a नेगेटिव भी है तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव, जब ये भी a स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, b स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों का जो सम है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो थर्ड कंडीशन भी करेक्ट है। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट है और ये भी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि आपको मल्टीपल चॉइस में एक ही देते हैं कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी नीचे फिर ऑप्शंस दे देते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट भी करेक्ट है आपका और थर्ड भी करेक्ट है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0? क्योंकि जब a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ही 0 हो सकता है। तो जबकि a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। तो देखो ये पहला ही क्वेश्चन हमारा किस पे हो गया, हमारा सिंपल सा, कि हम ये समझें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। देखो 9th क्लास में है और मैंने अपनी कुछ प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें भी कुछ बातें इसके बारे में मैंने बताया। जैसे आपको अगर कहें कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एक सिंगल इक्वेशन है, केवल एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन है, तो मैं सिंपली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि x की और y की कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर एक स्टूडेंट हमारा आंसर देता है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन है, तो मैं क्या कहूँगा कि करेक्ट है। अगर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि x इज इक्वल टू 1.1 और y इज इक्वल टू 5.9, तो उसकी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे आप 7 आएगा, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अगर एक स्टूडेंट x 2 और y 5 कहता है तो उसका भी आंसर करेक्ट है। तो आप देखिए 1.1 आप 1.2 ले सकते हैं, इसको 5.8 ले लीजिए, ठीक है। इसको नेगेटिव में ले लो आप। मान लो अगर एक बच्चा कहता है कि x माइनस 2 है, x की वैल्यू कितनी है -2, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 9, तो उसका भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि -2 + 9 क्या होगा, यहाँ पर 7 ही आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉसिबल। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो नहीं दिया होता, हालांकि आपके उसमें ये लिखा रहता है कि x एंड y
एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, ये कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि एक्स और वाई क्या हैं? आपके रियल नंबर्स हैं। तब तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि सभी देखो 1, 6, 1.1, 5.9 ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। तब तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। देखो हॉट्स जो तुम लोग क्वेश्चंस करते हो ना, या एंट्रेंस में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। अब जैसे किसी हर बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि अगर एक सिंगल हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, एक सिंगल इक्वेशन, तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं? इनफाइनाइट। सभी ने पढ़ा हुआ है। और अगर आ जाए तो हम ज़्यादातर बच्चे आंख बंद करके लगा देंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन साथ में ये कंडीशन भी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन आता है हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस आर पॉसिबल वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अब कंडीशन क्या दे दी आपको? रियल नंबर कंडीशन नहीं है, अब नेचुरल नंबर है। और जब नेचुरल नंबर है तो अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि x इज इक्वल टू -2, x इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल टू 9 इसका सॉल्यूशन है, तो मैं कहूँगा रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है कि -2 + 9 7 तो होता है, लेकिन -2 क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो कंडीशन चेंज होने से ही हमारा ये आंसर, जब ये लिखा हुआ था कि वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, तब ये सॉल्यूशन क्या था आपका? करेक्ट। लेकिन यही सॉल्यूशन अब करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, तो इसमें ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे 1 और 6 सॉल्यूशन है, 1 + 6, 2 और 5 है, इसके अलावा 3 एंड 4 सॉल्यूशन है, 4 एंड 3 है, 5 एंड 2 है, और 6 एंड 1, यही केवल सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं 0 और 7 भी ले लूँ तो भी नहीं है कि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? ओनली 6 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये भी था कि हम ना केवल वही, जो आपको हमें रटना नहीं होता है, हमें चीज़ों को समझना होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो अगर क्वेश्चन चेंज भी होता है तो भी हम इजीली क्या कर सकते हैं? उसका आंसर दे सकते हैं। देखो ये कंडीशन पे कभी नहीं हम ध्यान देते, क्योंकि अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, केवल सिंपल लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 7 आर पॉसिबल, और कोई कंडीशन नहीं दी रही, तो सीधी सी बात है कि x और y रियल नंबर की बात हो रही है। और जब रियल नंबर है तब तो बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना? जितने भी नेगेटिव ले लो, डेसिमल्स में ले लो, उतने सारे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर दिया है तो देख लोगे फिर कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? ओनली 6। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कंडीशन नहीं दी है तो आपको ये समझना है कि x और y क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो उसको क्या करें? सेटिस्फाई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमने यही बात की थी कि वो वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को क्या करती थी? सेटिस्फाई, वो क्या होती थी? इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूँ एक पेयर की। मान एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूँ। ठीक है, देयर आर 2 नंबर्स, या फाइंड 2 नंबर्स पॉजिटिव, नंबर्स बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं, इंटीजर्स। फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 9 and difference is 1। हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पता करने हैं जिनका सम क्या है? 9, और डिफरेंस कितना है? 1। तो इसका सॉल्यूशन, लेट x एंड y बी द
required positive integers, positive integers where x is greater than y। हमें दो पॉजिटिव, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन y हमने मान लिया है। इसका मतलब कि हमने लार्जर इंटीजर x माना है और स्मॉलर इंटीजर क्या माना है, y। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेट x बी लार्जर इंटीजर एंड y बी स्मॉलर इंटीजर। आप सिंपल लैंग्वेज में जैसे भी, x हमारा लार्जर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और y क्या है, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनका सम तो क्या है, 9, और डिफरेंस कितना है, 1। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, according to the problem, सम का मतलब x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 9, यही बोला गया है। और डिफरेंस में मैं क्या करूंगा, x में से y माइनस करूंगा, y में से x नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने x को क्या माना है, ग्रेटर माना है, लार्जर नंबर माना है x। तो x में से जब y माइनस हो तो कितना आ जाए आपका, 1 आ जाए। ओके, अब जब मैं इनके सॉल्यूशंस की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उन वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब सिंगल को नहीं, किसी बच्चे ने मुझे कहा सर x 8 और y कितना है 1, और 8 + 1 = 9 होता है, और मेरा बिल्कुल आंसर करेक्ट है। मैं कहूँगा करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट आंसर किसके लिए है, केवल फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। 8 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन, बट 8 and 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। क्यों, 8 में से 1 जाएंगे तो क्या 1 बचेगा, नहीं बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो इस सेकंड इक्वेशन को तो 8 1 जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसके भी कुछ काफ़ी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो जब अब मैं आऊँगा रियल टॉपिक पे, अपने पे जो हमारा टॉपिक चलेगा कि हाउ टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको कैसे कैसे करके क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, कैसे फाइंड करें, ठीक है, कि वो वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस को यानी कि पेयर को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, एक को नहीं, केवल दोनों को। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। चलो अब पहले थोड़ा सा छोटा सा इसका डिस्कस कर लें। अभी तो आपने सीखा नहीं है ना इसको, अभी आगे वाले उसमें सीख लेंगे। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, तो 5 and 4, देखो 5 और 4 क्या आ जाएगा हमारा 9, तो 5 + 4 हमारा 9 आएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो 5 and 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 5 and 4 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 5 और 4 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज़। तो x = 5 और y = 4 क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व या मेथड्स ऑफ सॉल्विंग a pair of linear equations in two variables। तो कैसे हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का जो सबसे पहला मेथड है, और अपने एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से हमको चलना भी है, तो पहला जो हमारा मेथड है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में आप बच्चों क्या करते हो कि पहले ग्राफ ड्रॉ करते हो। 9th क्लास में भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है। चलो अभी इसी को कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से। x + y = 9 एंड x - y = 1। तो आपको क्या करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक हम पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ निकालते हैं जो उस इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
एक हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं, देखते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो ग्राफिकली अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगी, आपकी एक लाइन आएगी, हमेशा लाइन। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, क्वाड्रेटिक, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला आता है। अभी आगे चलकर 11th क्लास में आप पैराबोलास के बारे में पढ़ोगे। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो 100% जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनका जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगा। अगर आपकी लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ क्या है, गलत है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। इधर x ले लेंगे, इधर y। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x को हम 1 पुट करते हैं ना तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो आप 9th क्लास में भी सीखा हुआ है आपने कि अगर पुट कर देते हैं x को 1 तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 माइनस 1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। तो 1 और 8 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। उसके अलावा और कोई वैल्यू लेना चाहें आप, 2 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, जो भी वैल्यू आप लेना चाहो। 0 ले लो आप, क्या आप y को आप ले लो 0 तो x कितना आ जाएगा, y को मैंने क्या ले लिया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9। और x की अगर वैल्यू ले लें 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के ना कुछ रूल्स भी हैं। एक तो सबसे पहली बात, आप जो वैल्यूज़ पुट करें ना हमेशा इंटीजर्स में पुट करो, और कोशिश करो जैसे एक वेरिएबल की पुट करते हो आप और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फिर निकालते हो। जैसे मैंने y को 8 पुट किया, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 8। ऐसी वैल्यूज़ पुट नहीं करनी होती हैं जिनमें जो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाए, डेसिमल्स में आए ज़्यादातर, क्योंकि डेसिमल्स की वैल्यूज़ को अवॉइड करना है। उससे ग्राफ को बनाने में थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं रहता और कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। स्केल लेने में भी क्या आती है, प्रॉब्लम। तो अगर जीरो पुट से हमारी, अगर एक वेरिएबल को 0 पुट कर रहे हैं और दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, कोई भी इंटीजर आ रही है, तो वो बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे। तो जैसे मैंने 0 पुट किया और 9 आ गया, इंटीजर आ गया ना, तो ये वैल्यूज़ बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। इनको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे हमने x को 0 पुट किया, y 9 आ गया, तो ये इंटीजर में आ गया, डेसिमल्स में ना आए, इस तरीके से पुट करना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आप वैल्यूज़ इस तरीके से पुट करो, जैसे मान लो कोई अगर x को आप 1 पुट कर रहे हो और y की वैल्यू मान लो ऐसे करके 100 आ रही है, तो 1 और 100 में तो बहुत डिफरेंस है। तो ऐसे आपको स्केल लेने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो वैल्यूज़ हों वो आपकी क्लोज हों, थोड़ी पास पास हों, तो उससे आपको आसानी रहेगी ग्राफ को ड्रॉ करने में। ऐसी वैल्यूज़ हम ना लें, जैसे सपोज करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होता और मैं x को y ले लेता तो y की वैल्यू आ जाती 99। तो 1 और 99 को लोकेट करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको ग्राफ पर। अगर आप x को क्या ले लो, ऐसे केसेस में x को ले लो आप 25 तो y कितना आ जाएगा 75। x प्लस वाई 100 है तो मैं उस केस में बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी वैल्यूज़ लो जिससे ग्राफ आप क्या कर सको, आसानी से ड्रॉ। अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो हमारे धीरे धीरे आते रहेंगे, तो आपको पता लगता रहेगा कि हमको किस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो 18 आ गया, 90 आ गया, 09 आ गया। ओके, अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसके लिए आप देख लीजिए, ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू अगर सपोज करो आपने ले ली, मैंने जैसे कहा 0 लेकर देख लो तो ज़्यादा आसान रहता है। 0 ले लिया तो 0 ले लोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1। एक बार आप y को 0 ले लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एक बार आप y को 2 ले लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अच्छा, आपको पता कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको केवल और केवल 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 2 पॉइंट्स में क्या होता है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा 3 पॉइंट लो। उसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो किसी बच्चे ने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करता है वो इस तरह से,
उसने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक अब जैसे -10 है, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ओके, -10 आपका पॉइंट जो है। अच्छा, जब मैं एक बात और बोलूँगा, सारे बच्चे ध्यान दें कि आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जरूर मार्क करना है। कुछ बच्चे मार्क ही नहीं करते हैं, तो ये नहीं पता कि कौन सा एक्स एक्सिस है और कौन सा वाई एक्सिस है। मार्क जरूर करना है कि एक्स एक्सिस आपने कौन सा लिया है और वाई एक्सिस कहाँ पे लिया है। फिर वैल्यूज़ को भी लिखना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10। 1 सेंटीमीटर को कितना ले लिया मैंने, 2 यूनिट। तो यहाँ आ जाएगा आपका -2 -4 -6 -8 सो ऑन। यहाँ पे आपका 2। आपको तो ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ कॉपी में आपको ड्रॉ करना है तो आसान होगा आपके लिए। अब ग्राफ आप ड्रॉ करते हुए आए हो तो इसलिए इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 8 आगे फिर इसको ले लेते हैं हम 10। यहाँ पे आपका आ गया -2 -4 -6 -8। तो जैसे हमारी जो पहला था, जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी, उसमें था 1 और 8 आपको वैल्यू लेनी। तो 1 और 8 लेना क्या है, x को 1 लेना है, तो x 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर होता है ना ग्राफ कॉपी में, तो उसका बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा होता है, फिफ्थ जो मार्क होता है 5 mm पर मिलीमीटर पे जो मार्क होता है हमारा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, उसके बिल्कुल बीचों बीच 1 और 8, यहाँ पे 8 है। पॉइंट्स लेने मेरे विचार में सभी को बच्चों को आते हैं, क्योंकि हम ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो 8 से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं ग्राफ्स। तो 1 और 8 ये वैल्यू आ गई आपकी। 9 0 कौन सी वैल्यू आएगी, x 9 और y 0, ये वैल्यू आएगी आपकी। जहाँ y 0 होता है, पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, ये आपकी वैल्यू आएगी 9 0। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9 0, और ये जो वैल्यू है ये आ गई आपकी 1 8। और एक वैल्यू ले लेंगे हम कि क्या, 0 9, x 0 और y 9, वो ये वैल्यू होगी आपकी 0 9। पूरे y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, ये वैल्यू है हमारी 0 9। तो मैंने जो 3 पॉइंट की बात कही ना, वो इसलिए कही है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ड्रॉ करने में पता लग जाएगा कि हमारा ग्राफ सही है या नहीं है। देखिए 99% एक्यूरेसी आ जाएगी। कैसे, ये बिल्कुल मैं हाथ से ही सारा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को तो ग्राफ लेना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 0.18 था, ये 0.9 था। 3 पॉइंट लेने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप केवल 2 पॉइंट लेते हो तो 2 पॉइंट में तो हमेशा लाइन बनेगी ही बनेगी, लेकिन अगर आप तीसरा पॉइंट ले लेते हो तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जो आपने जो वैल्यूज़ लिए हैं वो करेक्ट लिए हैं। अगर आपने केवल 2 पॉइंट लिए हैं, देखिए फॉर एग्जांपल किसी ने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक बच्चे ने एक दूसरा पॉइंट, तो लाइन तो बनी जाएगी, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट क्या होते हैं, हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट ज़रूरी नहीं है कोलिनियर हों। अगर एक पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो बताइए क्या लाइन बन रही है, नहीं बन रही। इसका मतलब आपने पॉइंट्स क्या ले लिए हैं, गलत ले लिए हैं। तो 3 पॉइंट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा श्योर हो जाते हो कि हमारा ग्राफ क्या है, करेक्ट है। 2 पॉइंट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन आ जाएगी, और अगर आपका करेक्ट है तो करेक्ट ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके उसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेकिन 3 पॉइंट लेने से आप क्या हो जाते हो, श्योर हो जाते हो कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो वैल्यूज़ ली हैं वो करेक्ट ली हैं और आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। आप 99% श्योर हो सकते हो, ठीक है ना। 1% तो हो सकता है कि तीनों वैल्यूज़ गलत ले ली हो, वो एक अलग मैटर है। कोई कह सकता है कि एक्सेप्शनल केसेस भी होते ही हैं कि तीनों वैल्यूज़ गलत ले ली और लाइन बना दी। कुछ तो बच्चे मार्क भी गलत कर देते हैं, तब भी ज़बरदस्ती सीधी लाइन बना देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन करेक्शन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपने 2 पॉइंट लिए हैं तो 2 पॉइंट तो हमेशा 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अगर पॉइंट ऐसे लिए हैं तो भी कोलिनियर, एक ने ऐसे करके ऐसे ले लिए तो भी कोलिनियर। कैसे, 2 तो पॉइंट हमेशा ही क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर नहीं होते। तो लाइन के केस में क्या होगा, आप 99% क्या हो सकते हो, एश्योर हो सकते हो कि आपने क्या किया है, करेक्ट ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, अब आ जाओ आप 0 -1 दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ जो ड्रॉ किया हमने, ये वाला ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया है, x + y = 9 के लिए। अब इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, x = 0, x - y = 1 के लिए। तो कैसे, 0 - 1, x 0,
तो मैंने बार बार अभी बताया भी आपको एक्स, ये एक्सिस कहाँ पे जीरो होता है, पूरे वाई पर, पूरे वाई एक्सिस पे। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ना 0 -1, ये पॉइंट यहाँ होगा 0, एक्स 0 और वाई -1, 0 और -2 के बीच में -1, ये आपका 0 -1। अब आ जाओ 1 0, 1 0 कहाँ होगा, ये देखो दिस वन इज 1 0, एक्स 1 और वाई क्या है आपका 0, यहाँ पर होगा। फिर 3 2, एक्स 3 यहाँ पे 3 और वाई 2 यहाँ पर, ठीक है, ये 3 2 आ जाएगा, एक्स 3 और वाई 2। इसके बाद क्या करना है आपको, तीनों पॉइंट्स देखो यहाँ पर भी आपके, बेशक मैंने हाथ से ड्रॉ किया लेकिन पता लग रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं आपके। और ये ग्राफ किसके लिए था आपका, x - y = 1। अगर आपने ग्राफ सही ड्रॉ कर लिया, आप देखिए मेरा तो बिल्कुल हैंड ड्रॉन है, हाथ से ड्रॉ किया है, ये अप्रॉक्स यहाँ 5 और y कितना है हमारा 4। ये जो पॉइंट होगा ना आपका, अगर आप ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 5 4, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पर भी ड्रॉ आ रहा है आपका, और वो इस लाइन पर भी आ रहा है। इसका मतलब 5 4 जो है वो इसका भी सॉल्यूशन है, x - y = 1 का, और 5 4 x + y = 9 का भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द सॉल्यूशन, यही क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा, ओके। और आपने देखा, मैंने बताया भी अभी ग्राफिकली भी आपको बता दिया कि x + y = 9 और x - y = 1। ये 5 और 4, 5 4 जो पॉइंट है x5 और y4, वो इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी क्या करता है, सेटिस्फाई। और आपने इससे भी देख लिया, देखो जितने भी पॉइंट्स x - y = 1 पे लाई कर रहे हैं, वो सब x - 1 y = 1 के क्या हैं, सॉल्यूशन। जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करते हैं x + y = 9 पर, वो सब क्या हैं, x + y = 9 के सॉल्यूशन। लेकिन वो पॉइंट जो दोनों लाइंस पे लाई करता है, दोनों लाइंस पे, वो क्या है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर, ये दोनों का सॉल्यूशन है, यानी कि वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ओके। 5 4 इज द सॉल्यूशन, 1 8 इज नॉट द सॉल्यूशन। 1 8 क्या है, केवल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हम कहें यहाँ पर हमारा पॉइंट था ये x 0 y, वो सॉरी 1 0, x 1 और y 0, ये वाला पॉइंट 1 0 1 0 इसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, 5 4, और केवल एक सॉल्यूशन है, क्योंकि दो लाइंस केवल एक ही पॉइंट पे काट सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस का, तो आपके पास में 3 कंडीशंस आएंगी। या तो आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, 3 केसेस आपके आएंगे। देखिए, तीन पॉसिबिलिटी आएंगी, 3 केसेस आएंगे आपके। फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, जैसा कि अभी अभी हमारी आई है, इंटरसेक्टिंग लाइन आई है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आपकी लाइंस आती हैं पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई। पैरेलल का मतलब ये हुआ ना, कोई एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन यहाँ पर, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इस वाली लाइन इक्वेशन के, और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके, और इनफाइनाइट ही इसके हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई करे, नो कॉमन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें हमारा होता है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ओके। थर्ड, आपकी एक लाइन आएगी, और जब आप दूसरी इक्वेशन है ना, वो भी उसकी भी वही लाइन आएगी, मतलब सेम लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी। यानी जो पॉइंट हमारी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे,
वही सारे पॉइंट दूसरी इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ये हम जब सीखेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, आपको पता लगेगा। तो जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं आपके, वही दूसरे पे भी लाई कर रहे हैं। तो एक लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन क्या होती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है इन बोथ डायरेक्शंस। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। तो एक सिंगल जो इक्वेशन होती है उसके ऊपर उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। तो दूसरी जो इक्वेशन होगी उसके भी वही सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। तो ये 3 केस आएंगे जब आप ड्रॉ करोगे लाइंस को। तो लाइंस को ड्रॉ करने से क्या क्वेश्चन आते हैं आपके कि आप ग्राफ ड्रॉ करो और बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो दोनों ही केसेस में हमारे क्या है, कंसिस्टेंट है। बोलते हैं कि कंसिस्टेंट का मतलब इसका पेयर का सॉल्यूशन है, मतलब चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, पर सॉल्यूशन है। और अगर नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट। अभी जो आगे के मेरे वीडियोस होंगे उनको पूरे को, सारे वीडियोस को देखना है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा एक वीडियो से ही नहीं, क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगा तो पीछे की चीज़ें भी रिवाइज कराता जाऊंगा। अभी आपको मैं ऐसे ग्राफ भी ड्रॉ कराऊंगा जिसमें पैरेलल लाइंस आएंगी, कोइंसिडेंट भी बताऊंगा, फिर उसके बेस पर मैं आगे के जो वीडियोज़ हैं वो जो प्रिपेयर करूँगा उनको सबको देखना है आपको। तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम अभी ग्राफिकल मेथड पर ही फोकस करेंगे। अब ये कम से कम 2 वीडियोस हमारे ग्राफिकल मेथड्स पे आएंगे, उसके बाद मैं फिर अदर जो मेथड्स हैं उनको स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।